हाय स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम लोग क्लास 12th का बायोलॉजी अध्ययन करने जा रहे हैं और इस बायोलॉजी में चैप्टर 4 यानी कि अध्याय चौथा, जिसका नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। वंशागति तथा विविधता इंपॉर्टेंट वर्ड है। वंशागति और विविधता के सिद्धांत, उनके सिद्धांत के बारे में अध्ययन करना है। वंशागति का मतलब होता है कि ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। वंशागति, ये प्रक्रिया वंशागति अर्थात लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। और सब लक्षण नहीं जाते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, वही लक्षण जाते हैं जो लक्षण डीएनए पर होते हैं। वही लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। दूसरा चीज है विविधता। तो विविधता का मतलब होता है भिन्नता, थोड़ा अलग हो जाना। तो लक्षण वंशागति होते हैं अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। कुछ लक्षण, सभी लक्षण नहीं जाएंगे। कुछ लक्षण उपार्जित लक्षण होते हैं। उपार्जित लक्षण का मतलब है जो जीवन में जन्म के बाद कुछ लक्षण आ जाते हैं। ऐसे ही मान लो किसी का हाथ कट गया, पैर कट गया या कोई बीमारी हो गई बाद में, तो ये लक्षण आनुवंशिक लक्षण या वंशागति लक्षण नहीं है, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में नहीं जाएगा। तो कुछ लक्षण होते हैं जो डीएनए पर होते हैं, वही लक्षण ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। जैसे अगर मान लो किसी के मम्मी का या पापा का बाल घुंघराले बाल हैं, तो अगर वो लक्षण उनके बच्चों में भी जाएगा, उनके बच्चों का भी बाल घुंघराला है, तो यह लक्षण आनुवंशिक लक्षण, और इस प्रक्रिया को वंशागति कहा जाता है। विभिन्नता क्या है कि कुछ जो माता पिता हैं, माता पिता से बच्चे मिलते जुलते हैं, तो ये तो वंशागति लक्षण है। लेकिन कुछ अलग भी होते हैं, एग्जैक्ट सेम उसी के जैसा नहीं होते हैं। कोई भी बच्चा है वो अपने माता पिता के जैसा एग्जैक्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस भी होता है। तो जो अलग होता है, जो डिफरेंस होता है, इसी को हम लोग विविधता कहते हैं। तो विविधता भी जरूरी है। नई जातियों की उत्पत्ति होती है तो उसमें विविधता का बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे नई जातियों की उत्पत्ति, जैसे आप देखते हैं कि कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लो शेर, चीता अलग अलग हो गया, तेंदुआ अलग हो गया, तो अलग अलग जातियां इसकी हो गई। तो एक ही जाति से अलग अलग जातियों का विकास हो जाता है धीरे धीरे। बहुत समय बाद एक ही जाति से अगर दो संतान हैं, एक ही पूर्वज के दो संतान हैं एक ही पेरेंट्स से, तो दो संतान हो सकता है कि अलग अलग वातावरण में रहने के कारण उनके अंदर कुछ चेंजेज आए धीरे धीरे, और बहुत समय बाद वो अलग हो जाए बिल्कुल। तो ये नई नई जातियों की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे अगर हम मान लेते हैं कोई एक बिल्ली के दो बच्चे हैं, इस एक बच्चे को यहीं रहने दो और दूसरे बच्चे को ले जाकर अमेरिका छोड़ दो, अमेरिका कर आओ, तो और हजारों साल लाखों साल बाद देखोगे तो जो यहाँ पर एक संतान था और जो वहाँ था, तो वातावरण में रहते रहते धीरे धीरे परिवर्तन आता रहता है। और परिवर्तन होते होते थोड़े थोड़े परिवर्तन होते होते वो बहुत समय जब बीत जाता है तो ज़्यादा परिवर्तन होता है, और देखने में लगता है कि अच्छा ये तो अलग प्रजाति है, वो अलग प्रजाति है, तो अलग अलग प्रजाति बन जाती हैं। तो इस प्रकार से एक ही जीव से अलग अलग प्रजातियां बन जाती हैं। तो इसमें विभिन्नता अर्थात भिन्नता या विभिन्नता का बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं वंशागति के बारे में। और वंशागति एक शाखा है, आनुवंशिकी की एक शाखा है। आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। क्लास 10th में आप लोग पढ़ा होगा आप लोग ने कि ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में पढ़ा होगा। ग्रेगर जॉन मेंडल जो कि मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। मटर का पौधा जिसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइबम, इस पर प्रयोग किया था, तो जिसको गार्डन पी भी कहा जाता है। तो इस मटर के पौधे पर प्रयोग मेंडल ने किया था। 7 वर्षों तक कठिन प्रयोग किया अपने हिसाब से, और उसी में जो निष्कर्ष निकला, किस पौधे का किससे संकरण कराया, कैसे अगले पीढ़ी में क्या बना, क्या क्या लक्षण उन्होंने लिया, ये सब पूरा डिटेल एक इकट्ठा किया, किताब में रखा। और उनके समय जब मेंडल थे, उनके समय में इस बात के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने वैल्यू कोई नहीं दी, लेकिन उनके ना रहने के बाद 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने इनके नियमों की पुनः खोज की, जिसमें कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डे ब्रिज और
शेरमैक, ये 3 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बाद में स्वतंत्रता पूर्वक अलग-अलग इनके नियमों की खोज की, पुनः खोज की। तो उन्होंने देखा कि भाई जो हम लोग निष्कर्ष निकाल रहे हैं, ये मेंडल्स पहले से निकाल कर रखे हैं मेंडल। तो उनके नियमों के बारे में फिर दोबारा खोज किया और उनको पढ़ा, फिर पूरे वैज्ञानिकों के सामने आया ये बात। और मेंडल का बहुत ही योगदान है आनुवंशिकता में, इसीलिए इनको आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन तो यही है कि आनुवंशिकता के जनक कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। नॉर्मली क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कठिन भी क्वेश्चन नहीं है, ये सबको याद भी होना चाहिए कि आनुवंशिकता के जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकता के जनक कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आनुवंशिकता के बारे में इन्होंने ही अध्ययन किया मटर के पौधे पर। अब ये भी पूछता है कि मटर के पौधे पर अध्ययन किया, क्यों मटर के पौधे पर ही किया, आम के पेड़ पर, इमली के पेड़ पर और बड़े बड़े पेड़ हैं इन पर क्यों नहीं अध्ययन किया? तो उसका भी रीजन है कि मटर का पौधा 1 वर्ष के अंदर ही अपना जीवन काल समाप्त कर लेता है। इसमें इस पर प्रयोग करना आसानी होता है, मटर का पौधा छोटा होता है, इसमें 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन उन्होंने किया, जो कि आसानी से 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इसके बारे में इन्होंने अध्ययन किया। अब हम लोग इस चैप्टर में चल रहे हैं, इसको धीरे देखेंगे, पढ़ेंगे पूरे डिटेल से इसको, इसमें क्या क्या है। तो एनसीईआरटी का बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कंपटीशन में जाना है तो एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, चाहे जब पढ़ो, इंटर्स में पढ़ो, 11th में हो, 11th का किताब पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर यही नीट में क्या होता है, बच्चे 12 पास करके जाते हैं, नीट में वहाँ 11th 12th को फिर से पढ़ाया जाता है, एक एक पॉइंट को कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इस प्रकार से उसको फिर से पढ़ाया जाता है। तो हम आपको एनसीईआरटी की ये बुक है और इसमें आपको एक एक लाइन बताएंगे, समझाएंगे, और जहाँ ना समझ में आएगा आप लोग बताइएगा, फिर से हम उसको समझा देंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर का नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत क्या क्या इसमें पढ़ेंगे, मेंडल की वंशागति के नियम पढ़ेंगे, और एक जीन वंशागति, 2 जीन वंशागति। एक जीन वंशागति क्या है, 2 जीन वंशागति क्या है, इसके बारे में जानकारी होगी। और बहुजीनी वंशागति, बहुप्रभाविता, लिंग निर्धारण, उत्परिवर्तन, जिसे इंग्लिश में म्यूटेशन कहा जाता है। तो उत्परिवर्तन को इंग्लिश में म्यूटेशन कहा जाता है। ऐसे आनुवंशिक विकार, विकार मतलब होता है रोग समझ लो या कमी, तो आनुवंशिक विकार इसके बारे में, आनुवंशिक अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो बीमारी जाए वो आनुवंशिक विकार की ही श्रेणी में आता है। तो आनुवंशिक विकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए, क्या आपने कभी यह सोचा है कि हाथी हमेशा शिशु हाथी को ही जन्म देता है? अर्थात पहला लाइन आपका दिया है कि क्या आपने कभी सोचा कि हाथी हमेशा शिशु हाथी को ही जन्म देता है, किसी अन्य जानवर को ही क्यों नहीं? अन्य जानवर को क्यों नहीं? आम के बीज से आम का पौधा ही उगता है, कोई अन्य पौधा क्यों नहीं? ठीक, ये भी एक प्रश्न है कि हाथी का बच्चा, शिशु हाथी का बच्चा जो जन्म लेता है वो हाथी से ही, तो कोई भी हाथी है वो शिशु हाथी को ही जन्म देगा। आम का बीज है, अगर आप उगाओगे तो आम का ही पेड़ बनेगा, उसमें आम ही लगेगा, दूसरा फल क्यों नहीं लगता है? तो इस खैर आप सोचने में तो अजीब लग रहा है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन उसका भी रीजन है, एक साइंटिफिक वैज्ञानिक रीजन है कि ऐसा क्यों होता है। तो इन सब के बारे में जानकारी मिलेगी। देखिए, माना कि संतति अपने जनकों से मिलती जुलती हैं। संतति, देखो वो इंपॉर्टेंट वर्ड, संतति, माना कि संतति, संतति मतलब होता है संतान, अपने जनकों से, जनक, जनक मतलब होता है माता पिता, ये जनक हो गए, तो संतति अपने जनकों से मिलती जुलती है। मिलती जुलती का मतलब है कुछ मैच करता है। जैसे आप देखे हैं बहुत सारे समाज में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, उनको आप देखो, अच्छा अच्छा फलाने लड़का हो, फलाने को, उनके माता पिता को अगर आप जानते हैं तो अगर किसी उनके बच्चे को देखिए, अरे ये तो उनके घर लग रहा है, अच्छा हाँ तभी तो मतलब देखने में मिल रहे हैं, तो यही है, मिलती जुलती है। पर क्या वह उनसे बिल्कुल भी अभिन्न है? बिल्कुल भी अभिन्न, अभिन्न का मतलब एग्जैक्ट वही है, कुछ भी अलग नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा जो है वो अपने माता या पिता के बिल्कुल एग्जैक्ट उसी के जैसा हो, कुछ भी डिफरेंस ना हो,
तो क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा है, या उनके लक्षणों में कुछ भिन्नता दिखाई देता है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसा होते हैं, या कुछ अलग भी होता है? भिन्नता मतलब कुछ अलग भी होता है, ऐसा होता है। तो क्या तुमने कभी आश्चर्य किया कि सहोदर कभी एक जैसे दिखते हैं या फिर कभी अलग अलग क्यों दिखते हैं? देखिए, सहोदर, ये सहोदर क्या है? क्या तुमने कभी आश्चर्य किया कि सहोदर, सहोदर का मतलब होता है जुड़वा बच्चे, जिसको इंग्लिश में ट्विंस कहा जाता है। तो जुड़वा बच्चे, तो आप कह रहा है कि क्या आपने कभी सोचा कि जुड़वा बच्चे कभी कभी एक जैसे होते हैं, कभी अलग होते हैं? जुड़वा बच्चे भी दो प्रकार के हो सकते हैं। कुछ जुड़वा बच्चे ऐसे होते हैं एग्जैक्ट ज्यों का त्यों पूरा मैच करेंगे एक दूसरे से। ऐसे भी होते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाएंगे, एक बार अगर आप देखें हैं फिर दोबारा देखें, बता ही नहीं पाएंगे कि ये कौन, किसका क्या नाम है। अगर आपको नाम बता दी जाए, इसका एक दो बच्चे हैं जुड़वा बच्चे, बता दी जाए इसका ए नाम है, इसका वी नाम है, फिर आपको बाद में दिखाया जाए बताइए ए कौन है बी कौन है, बिल्कुल नहीं आप बता पाएंगे। एग्जैक्ट एक जैसा होते हैं। और कुछ ऐसे जुड़वा बच्चे भी होते हैं कि अलग भी होते हैं, दिखने में आप तुरंत जान जाएंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन का क्या नाम है। एक बार जानते हैं आप तो दोबारा भी जान जाएंगे। इस प्रकार से हो सकता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है? तो इन सब के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। फिर कह रहा है जीव विज्ञान की एक शाखा आनुवंशिकी। देखो, जीव विज्ञान, इस बुक का नाम, जिस चैप्टर हम लोग जो पढ़ रहे हैं जिस बुक में, उस बुक का नाम जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान की एक शाखा है आनुवंशिकी, आनुवंशिक विज्ञान। आनुवंशिकी कहो या आनुवंशिक विज्ञान, जैसे हम लोग कहते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान या तो पूरा कहो भौतिक विज्ञान या कहो भौतिकी। भौतिकी का मतलब भी भौतिक विज्ञान हो गया। तो ऐसे यहां भी है, आनुवंशिकी कहो या आनुवंशिक विज्ञान कहो। ऐसे तथा इनसे संबंधित अनेक प्रश्नों पर विचार करती है। इस शाखा में वंशागति और विविधता दोनों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात आनुवंशिकी के अंतर्गत वंशागति का भी अध्ययन करते हैं और विविधता का भी अध्ययन करते हैं। वंशागति का मतलब क्या है कि लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, अर्थात बच्चे जो हैं वो माता पिता से मिलते हैं, मिलते जुलते हैं, कुछ मैच करते हैं, ये वंशागति के कारण होता है। और विविधता का मतलब होता है कुछ अलग भी होते हैं, तो ये विविधता है। तो वंशागति और विविधता दोनों का अध्ययन किया जाता है इस आनुवंशिकी के अंतर्गत। याद रहे कि वंशागति और विविधता दोनों का अध्ययन करते हैं इस आनुवंशिकी के अंतर्गत। अर्थात यह विचार किया जाता है कि जनक और संतति के लक्षणों में समानता या असमानता क्यों होती है। तो इस शाखा के अंतर्गत इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलता है कि कोई भी संतति है वो अपने माता पिता से मिलता है तो क्यों मिलता है, या फिर अलग होता है तो क्यों अलग होता है, इसका कारण क्या है। तो कोई भी संतति, संतति मतलब संतान अपने माता पिता से, जनक से, माता पिता को ही जनक कहा जाता है, तो अपने जनक से मिलता जुलता है। क्यों मिलता जुलता है, अगर अलग होता है तो क्यों अलग होता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी करें। अब वंशागति आनुवंशिकी का आधार है। वंशागति जो है वो आनुवंशिकी का आधार है। वंशागति वह प्रक्रम है जिससे लक्षण जनक से संतति में जाते हैं तथा विविधता जनक और संतति के लक्षणों की असमानता की अवस्था है। देखिए, दोनों चीज को यहां पर डिफाइन कर दिया गया है। वंशागति वह प्रक्रम है जिससे लक्षण जनक से संतति में जाते हैं। वंशागति क्या है कि वंशागति वह प्रक्रम है, प्रक्रम या प्रक्रिया, तो वह प्रक्रम है जिससे कोई भी लक्षण जनक से संतति में जाते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि अगर मान लो किसी के जनक के, जैसे माता या पिता के बाल घुंघराले हैं, मान लो किसी के पिता के बाल घुंघराले हैं, बच्चों के भी बाल घुंघराले हो गए, किसी की माता के बाल घुंघराले हैं, उसकी बच्ची या बच्चे का भी बाल घुंघराला हो गया, तो क्यों ऐसा हुआ, इसका कारण क्या है कि लक्षण, अर्थात वो लक्षण जो बाल घुंघराला कर रहा है, इसका लक्षण डीएनए पर है, ये आनुवंशिक लक्षण है। आनुवंशिक लक्षण ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। और
यही जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, इसी का अध्ययन किया जाता है वंशागति में। सभी लक्षणों का नहीं, कुछ लक्षण होते हैं। किसी के जनक का आंख भूरा है, उसके बच्चे का भी आंख भूरा हो गया, तो ये लक्षण आनुवंशिक लक्षण हो गया। तो आनुवंशिक लक्षण क्या है? जो लक्षण जनक से उसके संतति में जाते हैं, इस लक्षण को हम लोग आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। और भिन्नता क्या है? कि जो लक्षण मिलता जुलता नहीं है, थोड़ा अलग होता है, वो भिन्नता है। विभिन्नता उसी को भी कहते हैं। तो विभिन्नता जनक और संतति के लक्षणों की असमानता है। जो लक्षण समान ना हो वो विभिन्नता, और जो लक्षण समान हो वंशागति। मानव को 8000 से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व यह ज्ञान हो चुका था कि विविधता का कारण लैंगिक जनन की प्रक्रिया में छिपा हुआ है। अर्थात मनुष्य को इस बात का पता चल गया था बहुत पहले। कब? 8000 से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के पहले ही पता चल चुका था कि कोई भी संतान है वो अपनी माता पिता से मिलता जुलता है। तो इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है कि वो मिलता जुलता है? कोई संतान अपने माता पिता से मिलता जुलता है, तो इसका रीजन क्या है? इस बारे में जानकारी हो चुकी थी कि इसका रीजन छिपा हुआ है लैंगिक प्रजनन में। जैसे देखिए, एक होता है अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन में जो संतति होती है वो अपने माता पिता के बिल्कुल, अर्थात अपने जनक के बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसा होती है, और किसी एक ही जनक से नया संतान बन जाता है। लेकिन लैंगिक जनन में माता पिता अर्थात मेल फीमेल से नए संतान का निर्माण होता है, उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार जैसे मान लो अगर कोई गुलाब का पेड़ है, तो गुलाब का पेड़ अगर उसका डंठल काट लो, लगा दो, फिर वो गुलाब का पौधा बनेगा। लेकिन उससे जो फूल लगेगा, तो जैसे पहले पौधे में लगता था फूल, एग्जैक्ट उसका पूरा ज्यों का त्यों कॉपी ही रहेगा जो नया पौधा होगा। तो इस प्रकार से ये लैंगिक जनन नहीं है, ये इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन भी कहा जाता है। तो कायिक जनन में या अलैंगिक जनन में जो संतति होती है वो अपने जनक के बिल्कुल एक जैसा मैच करेगा, बिल्कुल मिलेगा उससे। और अगर भिन्नता है तो भिन्नता का कारण लैंगिक जनन है। लैंगिक जनन में ही भिन्नता का कारण छिपा हुआ है, इस बात को पहले भी पता हो चुका है। विविधता कारण लैंगिक जनन की प्रक्रिया में छुपा हुआ है। उसने मतलब किसने? बहुत पहले के लोगों ने। उसने पादपों और जंतुओं की प्रकृति में उपस्थित जीव विविधता का लाभ उठाया और लाभदायक लक्षणों वाले जीवों को चुनकर उनका प्रजनन करवाया। अर्थात लाभदायक लक्षणों वाले जीवों को चुनकर, चूंकि वातावरण में, पर्यावरण में हमारे आसपास बहुत सारे जीव हैं, तो कुछ लक्षण अच्छे हैं, कुछ लक्षण थोड़ा उनमें हानिकारक लक्षण होते हैं। तो अच्छे अच्छे लक्षणों वाले जीवों को लेकर फिर उनका संकरण कराया और इसी से नई नई संतान उत्पन्न कराया और इसी का लाभ उठाया उन्होंने। लाभदायक लक्षणों वाले जीवों को चुनकर उनका प्रजनन करवाया तथा उनसे इच्छित लक्षणों के जीव प्राप्त किए। इच्छित लक्षणों के जीव मतलब अपनी इच्छा के अनुसार। उदाहरण, पुरानी जंगली गायों के कृत्रिम चयन और उनको पालतू बनाकर हमने, देखो पुरानी जंगली गायों, ये कह रहा है, उदाहरण दे रहा है, कह रहा है पुरानी जंगली गायों जो बहुत पहले जंगली गाय हुआ करती थी, उनका कृत्रिम चयन। कृत्रिम चयन का मतलब अपनी इच्छा के अनुसार हमने चयन किया, कौन कौन सी गाय अच्छा, ये गाय अच्छी है, थोड़ा दूध ज़्यादा दे रही है, थोड़ा सा ठीक है इसको रख लो, ठीक, जो दूध बहुत कम दे रही है उसको हटाओ। तो इस प्रकार से कृत्रिम चयन कहते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार चयन किया और उनको पालतू बनाकर उनको पालने लगा। और पालतू बनाकर हमने फिर उसके बाद क्या किया, देखिए अच्छे लक्षणों वाले गायों को, जंगली गाय, उनको पालतू बनाया और फिर क्या किया, आज उच्च अर्थात जो अच्छे लक्षणों वाले गाय हैं उनको सिलेक्ट करके पालतू बनाकर उच्च, उच्च का मतलब है अच्छी क्वालिटी का, देखो आज उच्च भारतीय किस्में प्राप्त कर ली है। मतलब जंगली गाय से ही उसका संकलन करा के उसको चुनकर फिर आज उच्च प्रकार की भारतीय किस्में प्राप्त कर ली हैं। जैसे जैसे क्या है, कह रहा है, उदाहरण दे रहा है, जैसे पंजाब की साहीवाल गायें,
पंजाब की साहीवाल गाय, ये क्या है? पुरानी किस्म की गाय से ही आज इनका विकास हुआ है। तो पंजाब की साहीवाल गाय बहुत फेमस गाय है, बहुत ज़्यादा दूध देने वाली गाय हैं। तो ऐसी जो इस प्रकार आज हैं अच्छी क्वालिटी की गाय, वो कहाँ से विकसित हुई है? पुरानी जंगली किस्म की गायों से ही विकसित हुई हैं। उन्हीं को ही पालतू बनाकर रखा गया, फिर उसे संकरण कराया गया और नई संतान उत्पन्न कराया गया। तो धीरे धीरे फिर इस प्रकार से गायों का निर्माण हुआ कि पंजाब की साहीवाल गाय उसका एग्जाम्पल है। हमें मानना पड़ा कि भले ही हमारे पूर्वजों को लक्षणों की वंशागति और विविधता का ज्ञान था, मतलब पूर्वज को लक्षणों की वंशागति और विविधता का ज्ञान था, ऐसा नहीं है कि उस बहुत पहले ज्ञान नहीं था, इन लोगों को वंशागति के बारे में ज्ञान था, किंतु उनको इन घटनाओं के वैज्ञानिक आधार के विषय में बहुत कम जानकारी थी। वैज्ञानिक आधार मतलब जो अब डेवलप हुआ है, विकसित हुआ है, मतलब इतना विकास हुआ है, हर चीज का रीजन पता चल गया है कि कोई चीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो इन सब तरीकों चूंकि पहले कमी था साधन सुविधा की, अब इसका डिटेल से अध्ययन स्टार्ट हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे मेंडल के वंशागति के नियम। मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है, और इन्होंने कौन सा नियम दिया? वंशागति के नियम दिए। वंशागति क्या है? लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना वंशागति कहलाता है। तो मेंडल के वंशागति के नियम के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो देखिए, ये है उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया और कौन कौन से लक्षण दिया? तो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखकर मेंडल ने प्रयोग किया। तो ये 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण दिए गए हैं। जैसे कौन कौन सा लक्षण? ये लक्षण है इधर, और प्रभावी अप्रभावी लक्षण भी उन्होंने बताया 2 प्रकार के होते हैं, प्रभावी अप्रभावी। तो लक्षण प्रभावी अप्रभावी इन्होंने 7 जोड़ी लक्षणों को ध्यान में रखकर प्रयोग पूरा कराया। इसमें मेंडल के वंशागति के नियम, मेंडल के वंशागति के नियम, ठीक। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का पूरा नाम है, और आनुवंशिकता के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकता का ही एक शाखा है। आनुवंशिकता के अंदर कथी वंशागति का अध्ययन करते हैं, और वंशागति के नियम किसने दिया? मेंडल ने। तो मेंडल के वंशागति के नियम 19वीं सदी के मध्य के वर्षों में ही आनुवंशिकता को समझने के संबंध में प्रगति हो सकी। किस शताब्दी में? 19वीं सदी के मध्य के वर्षों में ही आनुवंशिकता को समझने के संबंध में प्रगति हो सकी। ग्रेगर, देखो ग्रीगोर लिखा है, तो चाहे आप ग्रेगर लिखिए या ग्रीगोर, इंग्लिश वर्ड है तो इतना चलता है। ग्रेगर जॉन मेंडल, पूरा नाम इनका है ग्रेगर मेंडल, ने उद्यान मटर के पौधे में 7 वर्षों, इन्होंने कितने वर्ष तक प्रयोग किया? 7 वर्ष तक प्रयोग किया। कब से कब तक ये भी पूछा जाता है, इसका इंपॉर्टेंट है। 1856 से 1863 तक 7 वर्ष तक ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रयोग किया मटर के पौधे पर। कौन कौन सा है? कहाँ से कहाँ तक? 1856 से 1863। तो बहुविकल्पीय में भी प्रश्न पूछता है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक ऑप्शन सही रहेगा। 7 वर्षों तक संकरण के प्रयोग किए तथा उनके आधार पर 7 वर्षों तक संकरण के प्रयोग किए तथा उनके आधार पर जीवों की वंशागति नियम को प्रस्तावित किया। सांख्यिकीय विश्लेषणों और गणितीय तर्कशास्त्र का जीव विज्ञान की समस्याओं के समाधान हेतु प्रथम उपयोग भी मेंडल द्वारा वंशागति अन्वेषणों माने उन्होंने वंशागति के बारे में जो खोज किया उन्होंने, उसमें अन्वेषणों के दौरान ही किया गया। अर्थात गणितीय रूपरेखा का भी उन्होंने उपयोग किया, गुणा भाग किया, उन्होंने जोड़ा घटाया कैसे कैसे किया, अगले पीढ़ी में कितने संतान बने, कितने क्या हुए, यही सब। उनके प्रयोगों में नमूनों की विशाल संख्या ने, जो उन्होंने प्रयोग किया, जो नमूना उन्होंने बनाया उनको प्राप्त हुआ, विशाल संख्या ने उनके आंकड़ों को विश्वसनीयता प्रदान की। साथ ही उनके परीक्षाधीन पौधों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों पर किए गए प्रयोग तथा उनके सफल निष्कर्षों ने सिद्ध किया कि मेंडल के वंशागति नियमों में व्यापकता थी और वह केवल अपुष्ट विचार नहीं थे। अपुष्ट मतलब ये नहीं कि सिद्ध नहीं हुआ, ठीक, अपुष्ट विचार नहीं थे केवल। मेंडल ने मटर के पौधे के उन लक्षणों पर विचार किया जो सर्वथा विपरीतार्थ थे। मेंडल ने किन लक्षणों पर सबसे ज्यादा
विचार किया जो सर्वथा विपरीतार्थ विपरीतार्थ थे। विपरीतार्थ का मतलब होता है उल्टा। जैसे मटर के अगर तने की बात किया जाए तो लंबा और उसी का जस्ट उल्टा बौना, ये विपरीतार्थ है, कंट्रास्टिंग करेक्टर या विपरीतार्थ इसको कहा जाता है। तो विपरीतार्थ मतलब एक दूसरे के जस्ट अपोजिट विपरीतार्थ थे। जैसे लंबे बौने पौधे, देखिए ये विपरीतार्थ हो गया, लंबे बौने पौधे, पीले हरे बीज। ठीक, अगर तने की लंबाई की बात किया जाए तो लंबे और बौने पौधे। बीज के रंग की बात किया जाए तो पीले या हरे बीज। इसके कारण उसे वंशागति नियमों का आधारभूत ढांचा तैयार करने में सहायता मिली। ठीक, उन्होंने क्या इंपॉर्टेंट क्या था कि उन्होंने कंट्रास्टिंग अर्थात विपरीतार्थ लक्षणों को लिया। जैसे लंबा बौना तो ये विपरीतार्थ लक्षण हो गया, तो उन्होंने विपरीतार्थ लक्षणों को लिया। एक ही लक्षण खाली नहीं लिया, खाली लंबे तो फिर दिक्कत हो जाता। तो उन्होंने दो लक्षणों की तुलना करके लिया, विपरीतार्थ लक्षणों को लिया। अब उसके बाद क्या है देखिए, मिली बाद में वैज्ञानिकों ने इसे विस्तार दिया जिससे विविध नैसर्गिक घटनाओं और उनमें निहित जटिलता का स्पष्टीकरण किया जा सका। बाद में उनमें जो जटिलताएं सम्मिलित थी उन सबको स्पष्ट रूप से बताया गया। मेंडल ने अनेक तद्रूप प्रजनन सम मटर के शुद्ध वंशकर्मों जैसे दो प्रकार के होते हैं, एक तो हेट्रोजाइगस एक होमोजाइगस, जिसको कहते हैं विषम युग्मकी और सम युग्मकी। तो वही मटर के शुद्ध वंशकर्मों को लेकर कृत्रिम परागण जिसको पर परागण भी कहा जाता है। कृत्रिम परागण का मतलब है कि अपनी इच्छा के अनुसार परागण। जैसे कोई मटर का पौधा है, ये बगल में पौधा है, इस दोनों को हम लोग अपने हाथ से अपनी इच्छा के अनुसार परागण कराएं, ये कृत्रिम परागण है। और पर परागण का मतलब है एक मटर के पौधे का परागण दूसरे मटर के पौधे से कराया जाए। एक ही पेड़ पर दोनों पुष्प ना हो, अलग अलग पेड़ पर हो, तो इसको पर परागण कहा जाता है। पर परागण के प्रयोग किए तद्रूप प्रजनन सम टू ब्रीडिंग, इंग्लिश में इसको टू ब्रीडिंग कहा जाता है। तद्रूप प्रजनन सम वंशक्रम वह होता है जो कई पीढ़ियों तक स्वपरागण के फलस्वरूप अस्थायी विशेषक ट्रेट प्रदर्शित करता है। अर्थात कई पीढ़ियों तक जो पौधा स्वपरागण के द्वारा ही संतति उत्पन्न करता है उसको हम लोग तद्रूप प्रजनन कहा जाता है। तद्रूप प्रजनन, अब देखिए जो कई पीढ़ियों तक स्वपरागण के फलस्वरूप अस्थायी विशेषक प्रदर्शित करता है। मेंडल ने मटर की 14 का मतलब अगर जोड़ी में बात किया जाए तो 7 जोड़ी पूछा जाता है कि बताओ मेंडल ने कितने जोड़ी विपरीतार्थ लक्षणों को लिया, कितने जोड़ी लक्षणों पर का प्रयोग किया, तो आता है 7 जोड़ी। अगर कुल पूछा जाए तो 14 लक्षण हो गए, तो 7 जोड़ी या 14 तद्रूप प्रजननी मटर की किस्मों को छाटा, अर्थात 7 जोड़े विपरीतार्थ लक्षणों को लिया। ठीक, सिंपल से मतलब क्या है कि 7 जोड़े विपरीत लक्षणों को लिया। इनके अन्य लक्षण समान थे। इनमें से कुछ उदाहरण इस प्रकार, जैसे चिकने या झुर्रीदार बीज। ये उदाहरण दे रहा है कि कौन कौन सा चिकने या झुर्रीदार बीज। ठीक, चिकने या झुर्रीदार बीज। पीले या हरे बीज, देखो चिकने का मतलब है कुछ बिल्कुल ऐसे बीज होता है, ठीक, गोल एकदम से हो। ठीक, झुर्रीदार का मतलब है कि बीज थोड़ा सा इसे धसा हो, बीच में सुखड़ा हो, तो झुर्रीदार बीज हो गया। तो चिकने झुर्रीदार बीज आकार की बात कर रहा था। और पीले या हरे बीज, रंग की बात कर रहा है, बीज के रंग की बात कर रहा है, पीला या हरा। फूली हुई या सिकुड़ी हुई फलियां, वही मटर का जो फल है फूली हुई है या सिकुड़ी हुई है। हरी या पीली फलियां, रंग फली के रंग की बात कर रहा है, हरी या पीली फलियां। लंबे या बौने पौधे। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 7 जोड़ी विपरीतार्थ लक्षणों को दिया गया है। इसके बारे में भी अध्ययन करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये 7 जोड़ी लक्षण जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना पड़ेगा। देखिए
लक्षण है बीज का आकार, बीज का आकार की बात कर रहे हैं। बीज अर्थात मटर का जो दाना है ना, वही बीज है मटर का। तो मटर के दाने की अर्थात बीज की आकार की बात कर रहा है। तो मटर के बीज इन्होंने दो प्रकार से लिया, गोल झुर्रीदार, गोल मटर का बीज और झुर्रीदार। देखिए कुछ मटर का बीज बिल्कुल गोल हो और कुछ झुर्रीदार, झुर्रीदार का मतलब बीच बीच में से सिकुड़ा हुआ, ये झुर्रीदार है। ठीक, ऐसे बीज का रंग पीला हरा। तो देखिए जैसे यहां पर है प्रभावी विषेकक, अगर गोल और झुर्रीदार एक साथ है तो उसमें से गोल प्रभावी होगा, झुर्रीदार अप्रभावी होगा। ऐसे पीला हरा देखिए बीज का आकार कैसा हो गया, गोल झुर्रीदार। बीज का रंग कैसा हो गया, पीला हरा। ठीक, तो बीज के रंग की बात कर रहा है, पीला और हरा। उसके बाद है फली का आकार, फूली हुई या सिकुड़ी हुई। ये फली का आकार है कि फूली हुई है या सिकुड़ी हुई है। उसके बाद फली का रंग, फली का मतलब यही मटर का जो फल है ना, यही मटर। तो फली का रंग हरा है या पीला है। अब इसमें से एक प्रभावी है और एक अप्रभावी है। पुष्प की स्थिति की बात कर रहा है, कैसा है पुष्प की स्थिति, अक्षीय या अंत। ये देखिए पुष्प की स्थिति, स्थिति का मतलब होता है कि पुष्प कहां पर लगा हुआ है, पुष्प कहां पर लगा हुआ है इसकी बात कर रहा है। इसको मिटा दे थोड़ा। देखिए पुष्प की स्थिति क्या है, दो प्रकार से हो सकती है, अक्षीय या अंत। अक्षीय का मतलब क्या है, देखिए ये बगल से एक ऐसे निकला और यहां पर पुष्प लगा है, ये अक्षीय हो गया। बगल से ऐसे निकला और यहां पर पुष्प लगा हुआ है, ये अक्षीय हो गया। अंत क्या है, अंत मतलब सबसे अंत में, बगल से नहीं निकल रहा है, ये सीधे सी ऊपर जाकर यही पुष्प लग जा रहा है, बस यही रुक जा रहा है, फिर इसकी वृद्धि रुक जा रही है, पौधे की वृद्धि, यहीं पर पुष्प लग जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए बगल में लग रहा है और पौधे की वृद्धि हो रही है अभी। तो अक्षीय और अंत पुष्प की स्थिति दो प्रकार से हो सकती है। मेंडल ने लिया दो लक्षणों को पुष्प की स्थिति में, अक्षीय और अंत। ठीक, ऐसे फली का रंग क्या, हरा पीला, हरा प्रभावी पीला अप्रभावी, ऐसे अक्षीय प्रभावी लक्षण और अंत अप्रभावी लक्षण। तने की ऊंचाई, तने की ऊंचाई इन्होंने लिया, मेंडल ने तने की ऊंचाई के बारे में बात किया। देखिए तने की ऊंचाई या लंबाई आप कह सकते हैं, लंबा बौना। लंबा देखिए दो प्रकार से लक्षण हो सकते हैं, एक दूसरे के उल्टा है, लंबा बौना। ये मटर का पौधा लंबा है, ये पौधा बौना है। तो कितनी जोड़ी होगी, 7 जोड़ी लक्षण को मेंडल ने लिया, 7 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया। बीज का आकार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद भी होना चाहिए। देखिए बीज का आकार गोल या झुर्रीदार है, यह आकार हो गया। बीज का रंग हो गया, रंग की बात कर रहा है, कलर पीला है या हरा है। फूल का रंग बैगनी है या सफेद है। फली का आकार फूली हुई या सिकुड़ी हुई। फली का रंग हरा पीला। पुष्प की स्थिति अक्षीय अंत। तने की ऊंचाई लंबा बौना। ठीक, तो मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे के विपर्यासी विशेषकों, विशेषकों मतलब होता है लक्षण, वही कैरेक्टर या लक्षण, विशेषकों के 7 जोड़े, इन 7 जोड़े लक्षणों का अध्ययन किया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर है ये मटर के पुष्प बनाया गया है, ये मटर का पुष्प है। पुष्प के 4 भाग, इसको बाह्य दल कहते हैं, एक को बाह्य दल, लेकिन पूरे को मिलाकर कहा जाता है बाह्य दल पुंज। ऐसे यहाँ पर ये जो कलर में है ये दल है, तो बाह्य दल, दल, पुंकेसर, स्त्री केसर, ये 4 पार्ट होते हैं। अब इसमें से दिखाया गया है इसका पुष्प को, ये जो है ये स्त्री केसर है, ये स्त्री केसर है अंदर। इसके बाद ये पुंकेसर है, ये पुंकेसर है। पुंकेसर का ऊपरी सिरा ये फूला हुआ होता है, जिसको परागकोश कहते हैं। तो पुंकेसर का ऊपरी सिरा ये पुंकेसर है ऐसे, तो पुंकेसर का ऊपरी सिरा परागकोश कहलाता है। स्त्री केसर का ये जो अंदर से गया है ये वर्तिका और ऊपर वर्तिकाग्र, तो वर्तिका वर्तिकाग्र।
अंडाशय, ये सब स्त्री केसर का भाग है। पुंकेसर के यहाँ पर 2 पार्ट, ये फिलामेंट है ये जो आया है, और इसके ऊपर ये जो है एंथर है, फूला हुआ पार्ट एंथर या परागकोश कहा जाता है। देखिए ये परागकोश हटाना कृत्रिम परागण मेंडल ने कराया। उन्होंने क्या किया, देखो मटर का पौधा तो पुष्प तो द्विलिंगी है, इसमें स्त्री केसर भी होता है पुंकेसर भी होता है, लेकिन अपनी अनुसार जब उन्होंने जैसा आवश्यकता पड़ा उस प्रकार से प्रयोग किया। किसी पौधे किसी पुष्प का स्त्री केसर काटा, किसी पुष्प का पुंकेसर काटा, तो वो अपनी इच्छा के अनुसार उन्होंने परागण कराया प्रयोग करते समय। तो देखिए इन्होंने ये इनके हाथ में सीजर है, कैंची है, और इससे काट रहे हैं, ये पुंकेसर को काट दिया, ऐसे किसी पुष्प के स्त्री केसर को काट दिया और परागण कराया। तो ये फीमेल, देखो ये फीमेल का निशान है, अर्थात मादा का निशान है। एक गोला बना दो और एक गोला बनाने के बाद नीचे से प्लस लगा दो, ये मादा का निशान है, और ये नर का निशान है। एक गोला बनाओ और इसके ऊपर तीर लगा दो, कि नर का निशान है, जिसको मेल फीमेल भी कहा जाता है। तो ये एक है फीमेल और ये है मेल। देखो फीमेल में इन्होंने क्या किया कि पुंकेसर को हटा दिया, पुंकेसर को काट कर हटा दिया, बचा क्या स्त्री केसर। स्त्री केसर का अंडाशय है, वर्तिकाग्र ऊपर, और ये लंबी नली वर्तिका, ये बचा अंडाशय, वर्तिकाग्र वर्तिका, अर्थात स्त्री केसर बचा, पुंकेसर को इन्होंने काट दिया। ऐसे इसमें जो जनक नर है, मादा है, इस पुष्प में क्या किया इन्होंने कि स्त्री केसर को काट दिया, स्त्री केसर को काट दिया और पुंकेसर को छोड़ दिया। फिर उसके बाद पर परागण कराया इन्होंने, पराग स्थानांतरण किया, अर्थात यहाँ से अब ये चूंकि इसमें नर पार्ट है तो इसमें से परागकण बनेंगे परागकोश में, तो परागकण, यहाँ का परागकण इन्होंने इस पर डाला, इस स्त्री केसर के ऊपर डाला। फिर जो पौधे बने इसको यौवन पीढ़ी, इससे जो बीज बनेगा उसको उगाया उन्होंने। फिर कहा उसको, उस पौधे को कहा यौवन पीढ़ी, और यौवन पीढ़ी में सब संकर पौधे प्राप्त होते हैं। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए पौधे के विपर्यासी विशेषक, वही जो चित्र वहाँ पर बनाया गया था उसको यहाँ पर एक टेबल में कर दिया गया है सारणी में। क्रम संख्या अर्थात 7 जोड़ी लक्षण हैं। लक्षण विपर्यास विशेषक, तने की ऊंचाई लंबा बौना, फूल का रंग बैगनी सफेद, फूल की स्थिति अच्छी अंत, फली का आकार फूला सिकुड़ा, फली का रंग हरा पीला, बीज का आकार गोल मुरझाया, मुरझाया का मतलब वही बीज का आकार गोल, जिसको झुर्रीदार भी कहा जाता है। तो गोल और झुर्रीदार, गोल का मतलब बिल्कुल बीज एकदम से गोल हो, और झुर्रीदार का मतलब है बीच बीच में ऐसे थोड़ा धंसा हुआ है, तो झुर्रीदार हो गया, या मुरझाया भी हाँ इसका उपयोग कर रहे हैं। बीज का रंग पीला हरा। तो ये 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण हो गए। अब उसके बाद एक जीन की वंशागति, मेंडल ने जो प्रयोग किया, तो सबसे पहले अध्ययन करना है एक जीन की वंशागति। एक जीन की वंशागति का मतलब है जब मेंडल ने एक जोड़ी लक्षण को ध्यान में रखकर संकरण कराया तो उसको एक जीन वंशागति कहा जाता है। तो एक जीन वंशागति के बारे में सबसे पहले यहाँ देखेंगे। देखिए एक जीन वंशागति, एक जीन की वंशागति, मेंडल ने वंशागत के अध्ययन के लिए एक प्रयोग में मटर के लंबे तथा बौने पौधे का संकरण किया। तो सबसे पहले मेंडल ने क्या किया कि लंबे और बौने पौधे का संकरण कराया। उन्होंने जब प्रयोग किया मेंडल ने, तो लंबे और बौने पौधे का संकरण कराया, अर्थात उन्होंने तने की लंबाई, लंबा मटर का पौधा और बौना मटर का पौधा, इसके बीच में संकरण कराया। फिर उन्होंने देखा, संकरण किया, इस प्रयोग द्वारा एक जीन का आनुवंशिक अध्ययन किया गया। इसे कहते हैं एक जीनी वंशागति, या इंग्लिश में मोनोहाइब्रिड क्रॉस, या एकल संकरण, या एक संकर संकरण, एक वर्ड आना चाहिए। एक को अंग्रेजी में या साइंटिफिक लैंग्वेज में मोनो कहा जाता है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस इन्होंने कराया। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है, एक जोड़ी लक्षण को ध्यान में रखकर संकरण कराया। जैसे कैपिटल टी ये लंबे लक्षण का संकेत है, कैपिटल टी लंबे लक्षण का संकेत है। तो जब इन्होंने लंबे लक्षण का संकेत कैपिटल टी और इसका संकरण कराया स्मॉल टी से, तो कैपिटल टी का संकरण स्मॉल टी से कराया। अब इसको बनाने के लिए देखो सबसे पहले युग्मक भी बनाना पड़ता है। युग्मक, ये ऐसे युग्मक बन गया,
युग्मक बनने के बाद इसका संकरण किसी से भी कराओगे, इसका 4 बनेगा, 2 इधर है 2 इधर, तो 4 संतति बनेंगे, लेकिन सब एक ही जैसे होंगे। तो कैपिटल टी इस एक गोले में, दूसरे में स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया। तो F1 पीढ़ी से कहते हैं। तो F1 पीढ़ी में जितने पौधे बनेंगे वो सब विषम युग्मकी। विषम युग्मकी का मतलब है एक अक्षर कैपिटल, दूसरा अक्षर, या इसी को जीन भी कहते हैं या कारक भी कहते हैं। तो पहला कैपिटल, दूसरा स्मॉल, इसको विषम युग्मकी कहते हैं। तो F1 पीढ़ी में सभी विषम युग्मकी होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसको कहते हैं एक जीन की वंशागति या मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है कि एक ही जोड़ी लक्षण को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है, इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इस प्रयोग द्वारा एक जीन का आनुवंशिक अध्ययन किया गया। इस संकरण से उत्पन्न बीजों को उगाकर उन्होंने प्रथम संकर पीढ़ी के पौधे प्राप्त किए। अर्थात मोनोहाइब्रिड क्रॉस से जो बीज बने उसको उगाया, तो उसको कहते हैं F1 पीढ़ी या प्रथम संकर पीढ़ी के पौधे प्राप्त किए। इस पीढ़ी को प्रथम संतति पीढ़ी या फिलियल 1 प्रोजनी या शॉर्ट में लिखते हैं F1 जनरेशन या F1 पीढ़ी, तो F1 भी कहा जाता है। मेंडल ने देखा कि F1 पीढ़ी के पौधे, सभी पौधे लंबे थे। मेंडल ने क्या पाया कि F1 पीढ़ी में जितने भी पौधे बने, अर्थात एक जनक लंबा, जैसे यहाँ पर है लंबे लक्षण ले लिया और एक बौना लक्षण लिया, दोनों को संकरण कराया, तो F1 पीढ़ी में देखा कि सब जितने पौधे बने सब पौधे लंबे ही थे, अर्थात लंबे जनक के समान थे, कोई पौधा बौना नहीं था। F1 पीढ़ी में सब लंबे थे, कोई बौना नहीं था। इसी प्रकार के परिणाम अन्य विशेषकों वाले, विशेषक मान लक्षण, इसी प्रकार के परिणाम अन्य विशेषकों वाले संकरण प्रयोगों में भी पाए। ठीक इसी प्रकार से, जैसे मान लो फली का आकार ले लिया, फूला सिकुड़ा हुआ, तो फूला प्रभावी है, सिकुड़ा हुआ अप्रभावी है। तो एक फूला और सिकुड़ा हुआ वाले का संकरण कराए, तो F1 पीढ़ी में देखा कि सब फूला हुआ प्राप्त हुआ। तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते थे, अप्रभावी लक्षण छिप जाते, अर्थात लंबे जनक के समान थे, कोई पौधा बौना नहीं था। इसी प्रकार के परिणाम अन्य विशेषकों वाले संकरण प्रयोगों में भी पाए गए। उन्होंने देखा कि F1 में से एक जनक के लक्षणों की ही अभिव्यक्ति होती है, दूसरे जनक के लक्षण प्रकट नहीं होते। उन्होंने क्या देखा कि F1 पीढ़ी में केवल एक ही जनक, अर्थात देखो, अगर जब संकरण कराया तो लंबे बौने का संकरण कराया, तो F1 पीढ़ी में बना तो लंबे ही बना, बौने का लक्षण ही नहीं है। मतलब संकरण कराया, ऐसे ही मान लो कि उन्होंने 2 मटर का पौधा लिया, एक लंबा और एक बौना, दोनों का संकरण कराया, तो F1 पीढ़ी में जो बना लंबा ही बना, बौना दिखाई ही नहीं दिया, एक भी बौना दिखाई नहीं दिया, दूसरे जनक के लक्षण प्रकट नहीं होते। ठीक है। मेंडल ने फिर F1 पीढ़ी के सभी लंबे पौधों को स्वयं परागित किया, अर्थात F1 पीढ़ी में स्वपरागण कराया, स्वयं परागित किया और उसे देखकर आश्चर्य हुआ। ठीक, अब उन्होंने क्या रिजल्ट पाया, जो बना उसको F1 पीढ़ी के बाद F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराया, तो F2 पीढ़ी प्राप्त हुआ। F2 पीढ़ी में प्रत्युत्पन्न माने बने हुए, वही उत्पन्न कुछ पौधे बौने थे। F2 पीढ़ी में क्या देखा उन्होंने कि कुछ पौधे बौने भी प्राप्त हुई। F1 पीढ़ी में तो कोई भी बौना नहीं प्राप्त हुआ, F1 पीढ़ी में कोई भी बौना पौधा नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन F2 पीढ़ी में उन्होंने देखा कि कुछ पौधे बौने पौधे भी प्राप्त हुए। कुछ पौधे कैसे थे, बौने थे। किस पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में। तो F2 पीढ़ी में कुछ पौधे बौने प्राप्त हुए, जो लक्षण F1 पीढ़ी में नहीं देखा गया था, अर्थात F1 पीढ़ी में नहीं देखा गया था। लंबे बौने का संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में सभी लंबे, बौना छिप गया, बौना लक्षण दिखाई नहीं दिया, लेकिन F2 पीढ़ी में फिर से बौना लक्षण दिखाई दिया। वह अब प्रदर्शित हो गया। बौने पौधे का अनुपात कुल F2 पौधों का 25% था, जबकि 75% पौधे लंबे थे। जब F2 पीढ़ी में उन्होंने देखा तो 75% पौधे लंबे और 25% पौधे बौने प्राप्त हुए। किस पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में। F1 पीढ़ी में कोई भी बौना नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन F2 पीढ़ी में 25% बौने पौधे
और 75% लंबे पौधे। ये फिनोटाइप अनुपात है। फिनोटाइप का मतलब है जो लक्षण हम लोग देख कर ही बाहर से बता दें, वो लक्षण फिनोटाइप होता है। तो फिनोटाइप उन्होंने क्या देखा कि 75-25, अर्थात 75% पौधे लंबे और 25% पौधे बौने। किस पीढ़ी में? F2 पीढ़ी में। F2 पीढ़ी कब बनता है? जब F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराते हैं तो F2 पीढ़ी प्राप्त होता है। लंबे और बौने पौधे के लक्षण जनकों के समान ही थे और इनमें किसी प्रकार का सम्मिश्रण नहीं था, अर्थात सभी या तो लंबे थे या बौने, मझोले कद के कोई भी नहीं थे। ठीक, तो बीच में कोई उत्पन्न नहीं हुए। लंबे और बौने दो प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। कोई भी ऐसा पौधा नहीं प्राप्त हुआ जो दोनों का लक्षण हो, लंबे का भी लक्षण हो, बौने का भी लक्षण हो, ऐसा पौधा प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात मझोले कद के पौधे नहीं प्राप्त हुए। जिन अन्य विशेषकों का अध्ययन किया गया उनसे भी इसी प्रकार के परिणाम प्राप्त हुए, अर्थात F1 पीढ़ी में केवल एक ही जनकीय लक्षण प्रकट हुआ, जबकि F2 पीढ़ी में दोनों विशेषक 3:1 में। देखिए F1 पीढ़ी में तो 100% लंबे, लेकिन F2 पीढ़ी में जो अनुपात हुआ वो 3:1 के अनुपात में अव्यक्त हुए। विपरीत विशेषकों में दोनों F1 या F2 स्तर पर किसी प्रकार का सम्मिश्रण नजर नहीं आया। तो इन्होंने ये निष्कर्ष देखा। ठीक, तो इसके बाद में हम लोग अध्ययन करेंगे, इसके आगे का अध्ययन इसके बाद किया जाएगा और देखा जाएगा कि लास्ट में इन्होंने कैसे प्रयोग किया और क्या क्या बना।